Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is regulations of SBP as prudential government. ठीक है? And beta it is your 10th session. Okay? So beta first of all I would like to explain you or inform you about the central bank that I have discussed it in details about the central bank. ठीक है? मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक जो होता है हर कंट्री में एक होता है. ठीक है? और हमारे पाकिस्तान में वो कौन सा है, उसको कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एसबीपी. अच्छा, देयर आर सम रेगुलेशंस which central bank of every country give to their commercial or any other banks and they have to follow it. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सेंट्रल बैंक को या हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कह लेंगे, इसको हम पेरेंट बैंक समझते हैं. सही है, और हमें पता होता है कि स्टेट बैंक का काम ही यही है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए तमाम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बैंक्स के लिए. ठीक है, और फिर इसके बाद जो है क्योंकि बीइंग का स्केड्यूल बैंक जो है तमाम कमर्शियल बैंक्स को उसको फॉलो करना लाजमी होता है. ठीक है, और अगर जो कि अगर कोई बैंक इस तरह का है जो कि स्केड्यूल बैंक की लिस्ट में है बट वो जो है उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो एसबीपी की तरफ से ऑडिट्स होते हैं और वो जो है इस चीज़ को जब रियलाइज करता है कि कोई बैंक उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो देन दे विल पेनलाइज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बैंक. ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, पेनल्टी लगाता है और उनकी पेनल्टी बहुत हैवी होती है. ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो इस तरह से दे सकती हूँ कि इवन के जो वहाँ पर जो डिफरेंट ब्रांच बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो यूज हो रही होती हैं. लाइक नोट काउंटिंग मशीन होती है, नोट रैपिंग मशीन होती है, इसके अलावा प्रिंटर होता है, सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं ना बेटा, अगर वो वर्क नहीं कर रही हैं और अचानक से जो है ऑडिट हो गया एसबीपी का और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया कि ये लेट सपोज काउंटिंग मशीन इज नॉट वर्केबल फ्रॉम वट एवर द टाइम पीरियड, तो बेटा उसमें क्या होता है, फिर वो पेनलाइज करती है. और पेनलाइज वो इस तरह से करती है कि 10,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ जो है पर डे के हिसाब से वो पेनल्टी डिवाइड करती है. और वो क्योंकि ऑडिटर्स होते हैं वो इस चीज़ को जो है वो काउंट कर लेते हैं कि ये मशीन कितने डेज से जो है वर्क नहीं कर रही है, तो फिर वो उससे उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद वो उस ब्रांच पे पर्टिकुलर ब्रांच पे उतनी जो ड्यूटी होती है, वो जो उतनी पेनल्टी होती है वो डिवाइड करते हैं. तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि एसबीपी जस्ट पेरेंट बैंक नाम से नहीं है बल्कि वो पेरेंट की तरह पनिशमेंट भी देते हैं और उसकी जो पनिशमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा सिवियर होती है. ठीक है, अच्छा, तो ये जो मैंने आपको फिगर बताई है एक पेनल्टी की 10,000 रुपीज़ पर डे ऑफ मशीनरी, तो बेटा ये वेरी करती है फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन. ठीक है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो पेनलाइज करते हैं ब्रांचेस को और बैंक्स को. ठीक है, सो in this topic we are going to discuss about the rules and regulations which SBP or central bank gives to the different banks. और इसके अलावा मैं प्रूडेंशियल रेगुलेशंस की मैं बात करूं कि प्रूडेंशियल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो कौन होती है, सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का. ठीक है, तो हमारे कंट्री का क्योंकि स्टेट बैंक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रूडेंशियल गवर्नमेंट. ठीक है, प्रूडेंशियल का वर्ड क्या है, प्रूडेंशियल हैज ऑपरेशंस इन द यूनाइटेड स्टेट, Asia, Europe and Latin America and has organized its principal operation into the financial services business and closed block businesses. ठीक है, तो बता रहे हैं कि प्रूडेंशियल एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट, एशिया यानी हमारे जो भी है उसमें, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है. वहाँ पर डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो हैं फॉर द ऑपरेशन पर्पस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फॉर फाइनेंशियल सेक्टर्स. ठीक है, तो जो प्रूडेंशियल होता है ये एक तरह से ऑपरेशन है जो के रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सेक्टर्स को. नाउ प्रूडेंशियल रेगुलेशन, it is a type of financial regulation that requires financial firms to control risk and hold adequate capital as defined by the capital requirement. ठीक है,
तो ये एक लाइक का फाइनेंशियल रेगुलेटर होता है जो कि क्या करता है, फाइनेंशियल फर्म्स को रिस्क को कंट्रोल करवाने में मदद करता है, और इसके अलावा जो है वो एडिकेट कैपिटल की रिक्वायरमेंट बताता है कि व्हाट विल बी द कैपिटल रिक्वायरमेंट यू मस्ट होल्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट बताता है कि कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक की, तो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो सेंट्रल बैंक ही बताता है कमर्शियल बैंक्स को कि कितने कैश को रिजर्व करके रखना है। ठीक है, बाय द इम्पोजिशन ऑफ कंसंट्रेशन रिस्क और अ लार्ज एक्सपोजर लिमिट्स, and by relating reporting and public disclosure requirement and supervisory control and process. This is in contrast to consumer protections and market conduct rules that are also part of financial regulations. बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने डिस्कस किए थे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे उन फंक्शंस को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक या प्रूडेंशियल रेगुलेशंस जो होती हैं वो आपको ये बता रही होती हैं कि किस तरीके से आपको जो है किसी भी जो उनके अंडर काम करते हैं, लाइक एक एसबीपी है तो उसके अंडर कमर्शियल बैंक्स आते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स आते हैं, डिफरेंट बैंक्स आते हैं। तो वो उनको ये बताता है कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ मच कैपिटल यू मस्ट इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या है कि हाउ मच मनी यू मस्ट बी अवेलेबल एवरी टाइम इन योर बिजनेस। इसके अलावा वो आपको एक्सपोजर बताता है कि कितनी लिमिट बता देता है कि आपको एक इंडिविजुअल को कितना परसेंट जो है वो लोन प्रोवाइड करना है, उसकी एक लिमिट होती है, और बिजनेस को कितना परसेंट जो है वो लोन प्रोवाइड करना है, ये तमाम लिमिट्स वो सेट करता है। इंटरेस्ट रेट को वो सेट करके देता है तमाम कमर्शियल बैंक को, ताकि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एक अंडर एन अम्ब्रेला आ जाए, वो तमाम जो है एक ही वे में जो है वर्क करें अंडर द इंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सेंट्रल बैंक। ठीक है, दिस इज इन कंट्रास्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मार्केट कंडक्ट रूल्स। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस इसलिए बनाई जाती है ताकि हम जो है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन कर सकें। ऐसा ना हो कोई अगर कोई जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, मॉनिटर करने वाला नहीं होगा, तो दे मे बी डिफॉल्ट द पीपल्स फंड। ठीक है, वो जो है लोगों के जो भी वट एवर द अमाउंट दे डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो हो सकता है कि वो फ्रॉड कर जाए। तो इसलिए जो ये जो सुपरवाइजरी सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक सेंट्रल बैंक के पास होता है, ताकि वो जो है प्रोटेक्ट कर सकें कंज्यूमर्स की तमाम फंड्स को। ठीक है, और इसके अलावा वो मार्केट को भी देख सकें, तमाम मार्केट में एक ही रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो फ्लो होने चाहिए। Prudential regulations can be split into micro prudential regulations. माइक्रो में जैसे आपको पता है, माइक्रो एक छोटे चीज को कहते हैं दैट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल फर्म्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे कैन withstand shocks, and macro prudential regulation that looks at the whole financial system and systematic risk. ठीक है, तो जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन है इसको दो कैटेगरीज में जो है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक माइक्रो है, माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन, जिसमें हम इंडिविजुअल बेस पे जो है लोगों की जो है प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हैं। और अगर मैक्रो प्रूडेंशियल की बात आ जाए तो मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस जो होती हैं वो पूरे होल फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो देख रही होती हैं, उनके सिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, क्यों होता है ये जरूरी किसी भी कंट्री के लिए। The main aim of prudential regulation is to increase the stability of the financial system. सबसे इम्पॉर्टेंट एम उनका ये होता है कि वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी लेके आए, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो। हाउएवर सच रेगुलेशंस आल्सो इंक्रीज द रिस्क टेकिंग टेंडेंसी ऑफ बैंक्स। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो रेगुलेशंस होते हैं ये आपके बैंक्स को जो है रिस्क टेक करने की जो है टेंडेंसी भी देते हैं, क्योंकि इनके बैक पे जो है सेंट्रल बैंक या कोई भी एसबीपी जो है वो स्टैंड करता है। दे इनकरेज देम टू कंबाइन एंड लिमिट देयर लैंडिंग पॉसिबिलिटीज विद एट द सेम टाइम लोअरिंग द एफिशिएंसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन अफेक्टिंग इकोनॉमिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर जो है उनको लगता है सेंट्रल बैंक को कि उनकी इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हेंस हो गई है, इंक्रीज हो गई है, एक्सेस हो गई है, तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो एलिवाइड करते हैं।
और उसमें वो क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। तमाम कमर्शियल बैंक्स को वो जो है एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाए। उससे क्या होता है कि तमाम लोग जो है अपने तमाम फंड्स को जो है वो बैंक्स में जो है डिपॉजिट करवा देते हैं। इस तरह से मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इन दिस वे इट ऑल्सो create or it also have the banks for increasing their lending or increasing their operational profit. ठीक है। Thus, it occurs as a reasonable solution to integrate macroprudential supervision with monetary policy of the central bank and to subsequently limits the pro-cycle character of these regulations. ठीक है बेटा। Now, there are the prudent rule of commercial lending. बेटा commercial lending के भी कुछ rules हैं. As you know that there are many types of lending. आप different types of lending कर सकते हो. आप किसी बैंक जाते हो तो आप वहाँ पर जब जाते हो और आप बोलते हो कि आपको you want some money और you want to lend you want to borrow some money, तो commercial बैंक जो होते हैं आपको offer करते हैं और lend करते हैं money. ठीक है। तो उसकी बहुत सारी categories हैं. For the purpose of consumer financing, prudential regulations, consumer financing means any financing allowed to individual for meeting their personal, family or household needs. The facilities categorized as consumer financing are given as in the next slide. ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर हम कंज्यूमर फाइनेंसिंग की प्रूडेंशियल रेगुलेशंस की बात करें तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग में डिफरेंट वेस आ जाते हैं। लाइक एक कंज्यूमर को अपना पर्सनल लोन भी चाहिए होता है, हो सकता है उसको फैमिली पर्पज के लिए कोई लोन चाहिए हो या कोई हाउस होल्ड के लिए कोई ऐसी नीड हो जिसके लिए लोन चाहिए हो। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड इट इज described to us. First one is credit card. It is also a consumer loan. ठीक है। Credit card is also a consumer loan, which means a card which allow a customer to make payment on credit. Supplementary credit cards shall be considered part of the principal borrower for the purpose of these regulations. Corporate card will not fall under this category and shall be regulated by the prudential regulations for corporate commercial banking or prudential regulations for SMEs financing as the case may be. The regulations for the credit cards shall also be applicable on the charge card, debit card, stored value card and BTF means balance transfer facility. अच्छा, ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ये भी कंज्यूमर लोन की एक कैटेगरी है जिसमें आप क्या कर रहे होते हो बेटा, जिसमें कस्टमर जो है विदाउट एनी अमाउंट दे कैन बाय एनीथिंग with the help of or by using the credit cards. ठीक है। और at end of the month they get an invoice or a bill which they have to pay on the within the due date. ठीक है। तो क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हुए डिफरेंट कस्टमर्स जो हैं वो अपनी उनके पास भले पैसे हो ना हो वो शॉपिंग भी कर लेते हैं, बाइंग एंड सेलिंग भी कर देते हैं। तो ये एक तरह से लोन होता है, कंज्यूमर लोन। और इसकी पेमेंट वो आफ्टर एंड ऑफ द मंथ जो है वो उनको करनी होती है विद इन ड्यू डेट, और अगर आफ्टर ड्यू डेट करेंगे तो उसमें कुछ पेनल्टी डिवाइड होती है। ठीक है। सो द सेकेंड वन इज ऑटो लोन। जो दूसरी कंज्यूमर फाइनेंसिंग है उसमें एक ऑटो लोन का भी कैटेगरी है विच मीन्स दैट द लोन टू परचेज द व्हीकल फॉर पर्सनल यूज। अब इसमें कंज्यूमर फाइनेंसिंग में ऑटो लोन जो है वो इसलिए दिया जाता है ताकि लोग जो है इस लोन को गेट करके अपने लिए व्हीकल्स को जो है परचेज कर सके। ठीक है। द नेक्स्ट इज हाउसिंग फाइनेंस which means the loan provided to the individuals for the purchase of residential house या apartment or land anything। ठीक है। तो ये कैटेगरी वो है कंज्यूमर फाइनेंसिंग की या कंज्यूमर लोन की जो कि हाउस फाइनेंसिंग देता है और जिसके थ्रू जो है यू कैन बाय योर ओन हाउस। ठीक है। और उसकी इंस्टॉलमेंट और जो लोन इंटरेस्ट होता है वो आपको पे करना होता है टाइम टू टाइम, बट यू कैन गेट द लोन फॉर द हाउसिंग फॉर हाउस फाइनेंसिंग। ठीक है। Now the next is personal loan. Personal loan means the loan to individual for the payment of goods, services and expenses and include running financing, revolving credit to individuals. ठीक है। तो बेटा पर्सनल लोन में वो लोन आ जाते हैं लाइक अगर मुझे अचानक से किसी 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है या फिर मुझे 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है और मुझे कोई पर्पस मुझे डिफाइन नहीं करना कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए या मुझे ऑटो लोन के लिए चाहिए या मुझे हाउस फाइनेंसिंग के लिए चाहिए, बट मुझे किसी और रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत है, तो फॉर दैट मोटिव आई कैन गेट द पर्सनल लोन। ठीक है। मैं पर्सनल लोन ले सकती हूँ। और फॉर द बिजनेस के लिए एक रनिंग फाइनेंस अकाउंट होते हैं बेटा, वो भी पर्सनल लोन का काम कर रहे होते हैं जिसे ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी कहा जाता है। आपने देखा होगा उन अकाउंट्स में क्या होता है बेटा,
ये अकाउंट जो होते हैं रनिंग फाइनेंस अकाउंट, ये बैंक्स में ओपन किए जाते हैं और ये बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसेस ओपन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी डेली बेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अमाउंट इनफ्लो भी होती है, आउटफ्लो भी होती है उस अकाउंट से। तो माइट बी पॉसिबल ऐसा ना हो कि अगर उनका कोई कस्टमर चेक लेके उसकी कंपनी का खड़ा हो और उनके अकाउंट में ऑन दैट स्पॉट जो है अमाउंट अगर ना हो, तो बैंक अपनी तरफ से ओवरड्राफ्ट करके कस्टमर को पेमेंट करता है और वहां पर बिजनेस में कॉल कर देता है कि आपकी इतनी अमाउंट ओवरड्राफ्ट हो चुकी है, यू हैव टू पे इट एज सून एज पॉसिबल। और इन दिस वे द बिजनेस विल deposit that particular amount which banks has given to them in the shape of overdraft. ठीक है? So it is also the type or category of personal loan. ठीक है? It may be noted that any financing facility other than SMEs financing and consumer financing as stipulated above shall be governed by the prudential regulations for corporate commercial banking. However, in case of international operations, the prudential regulations of host country shall prevail. ठीक है? तो ये तमाम जो हमने अभी कंज्यूमर फाइनेंसिंग वगैरह पढ़ी है या एसएमईज की फाइनेंसिंग होती है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की, ये तमाम जो है किसी कैटेगरी में आती है? ये तमाम प्रूडेंशियल रेगुलेशंस और कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंकिंग की कैटेगरीज में आती हैं। लेकिन अगर फाइनेंसिंग की बात करते हैं या लोन की बात करते हैं इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए, सो फॉर दैट देयर इज द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ होस्ट कंट्री विच शैल प्रिवेल। ठीक है? Now, the SBP means State Bank of Pakistan Prudential Regulations for Commercial Bank. अब हम बात करते हैं अपने कंट्री के सेंट्रल बैंक की, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उनमें क्या प्रूडेंशियल रेगुलेशन है फॉर कमर्शियल बैंक? फॉर द परसेप्शन ऑफ कमर्शियल बैंक वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ SBP. Beta, it is very important question in the examination point of view. It has been given in your past papers as well. ठीक है? So the existing prudential regulations for banks have been thoroughly reviewed in the light of changes and development in the financial market and international best practices, with a view to provide greater flexibility and authority to the banks and DFIS. ठीक है? Development Financial Institution. अब इसमें क्या है बेटा? इसमें ये है कि SBP ने जो है कि जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा थॉरली रिव्यूड की गई है और उसमें कुछ चेंजिंग की गई है ताकि आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने देखा जो इंटरनेशनल अदर कंट्रीज हैं जो कि बेस्टेस्ट हैं और उनकी प्रूडेंशियल रेगुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो उनको रिव्यू किया और उसके बाद उनका जो अच्छा एसेंस था वो निकाल कर हमने हमारे SBP ने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस अपनी उसमें इन्वॉल्व की। Accordingly, a new set of prudential regulations covering the areas of corporate और commercial banking. ठीक है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नया सेट बनाया है उन्होंने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस का, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और बैंकिंग सेक्टर भी इन्वॉल्व है, कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर। सही है? Other than SMEs financing and consumer financing, for which State Bank of Pakistan is issuing separate prudential regulation, is being issued herewith. The prudential regulation for corporate commercial banking have been divided into 4 categories. ठीक है? जो prudential regulations है भले in the shape of corporate और in case of commercial banking हो, ये 4 हिस्सों में जो है वो divided है। First one is risk management, which is denoted by R. ठीक है? पहली जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस दी है जिसको डिनोट किया है R से। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विच इज डिनोटेड बाय G। ठीक है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो इन्होंने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस दी है उसको डिनोट किया है इन्होंने G से। देन KYC जिसे हम नो योर कस्टमर भी कहते हैं, एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज डिनोटेड बाय M, एंड ऑपरेशंस विच इज डिनोटेड बाय O. The separate prudential regulations for SMEs financing and consumers financing shall only cover the risk management. ठीक है? Risk management category R. For the remaining 3 categories, corporate governance, anti-money laundering and operations, the relevant section contained in the accompanying prudential regulations for corporate and commercial banking shall be applicable. So now here are some regulations of SBPs as prudential regulations. I will discuss it one by one. So first one is R1.
ठीक है, जैसे हमने वहां पे कैटेगराइज पढ़ा है, रिस्क मैनेजमेंट को इन्होंने आर से डिनोट किया है, ऑपरेशंस को ओ से किया है, इसी तरीके से बाकी चीजों को भी किया है। तो इस तरह से आर मीन्स रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट की कैटेगरीज में इन्होंने जो प्रोडेंशियल रेगुलेशंस को एक्सप्लेन किया है, ये वो है, फर्स्ट वन इज R1, लिमिट ऑन एक्सपोजर टू अ सिंगल पर्सन। जो प्रोडेंशियल रेगुलेटर है हमारा एसबीपी, उन्होंने जो है तमाम कमर्शियल बैंक को जो है एक लिमिट बता दी है फॉर गिविंग लोन टू अ सिंगल पर्सन। ठीक है, कि एक सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल को आप कितना परसेंट लोन दे सकते हो, इसका उन्होंने लिमिट जो है वो सेट कर दी है। सेकंड R2, लिमिट ऑन एक्सपोजर अगेंस्ट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, कि अब आपको क्या करना है, आपको उन तमाम चीजों के लिए लोन देने के लिए भी लिमिट इम्पोज कर दी है कि जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज हैं, वो लाइबिलिटीज जो कि आपको अचानक से जो है कोई ऐसा मसला आ जाए जिसके लिए, या ऐसा कोई लॉस बेयर कर लें आप लोग जिसके लिए आपको पेमेंट करनी हो और उसके लिए आपको लोन की जरूरत हो, फॉर दैट लोन पर्पस ऑफ लोन यू हैव ऑल्सो द लिमिट विच इज सेट बाय द एसबीपी। थर्ड इज R3, मिनिमम कंडीशन फॉर टेकिंग एक्सपोजर। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि कंडीशंस जो हैं, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो आपको इतनी ज्यादा कंडीशंस बता दी जाती हैं कि लोग जो हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं फॉर गेटिंग द लोन। तो एसबीपी डिसाइडेड मिनिमम कंडीशंस फॉर टेकिंग एक्सपोजर। ठीक है, तो एसबीपी ने क्या किया कि कम से कम कंडीशंस लगा दी हैं कि ताकि लोग इजीली और इजियर वे में जो है वो समझ सकें लोन को और उसको गेट कर सकें इजीली। Now the R4 is limit on exposure against unsecured financing facilities. ठीक है बेटा, as you know that there are two types of financing, secured financing and unsecured financing. ठीक है, secured financing वो होती है जिसमें आपको जो कमर्शियल बैंक होता है जब आपको लोन देता है तो वो आपसे मॉर्गेज में कुछ लेता है, मूवेबल और इमूवेबल आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, विच हैज द वैल्यू मोर देन योर लोन। ठीक है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग वो होती है जिसमें आपसे वो कुछ भी नहीं लेता। ठीक है, तो यहाँ पर एसबीपी ने इस अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी पे भी लिमिट एक्सपोज कर दी है, इम्पोज कर दी है। ठीक है, नाउ द R5 इज लिंकेज बिटवीन फाइनेंशियल इंडिकेटर ऑफ द बोरोवर एंड द टोटल एक्सपोजर फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है इन्होंने कि यहाँ पर लिंक जो है वो क्रिएट कर दिया एसबीपी ने बिटवीन फाइनेंशियल इंडिकेटर ऑफ द बोरोवर और द टोटल एक्सपोजर फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दोनों के दरमियान। Now there are the sixth one which is R6, exposure against shares, TFCs and acquisitions of shares. ठीक है, R7 is guarantees, guaranteers की भी उन्होंने लिस्ट बता दी है, एसबीपी ने डिफाइन कर दिया है guaranteers को। R8 is classification and provisioning for assets. ठीक है, उन्होंने एसबीपी ने जो है तमाम जो ब्रांचेस में एसेट्स यूज हो रहे होते हैं उनको क्लासिफाई करना, उनके ऊपर टैग्स, अगर आप ब्रांच में जाओ तो आप एक चीज देखोगे जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं उनमें टैगिंग हुई भी होती है ताकि जब ऑडिट हो तो उस वक्त जो है जो भी एसेट्स परचेज किए गए फॉर द ऑपरेशन पर्पस इन द ब्रांच, तो उसकी ऑडिटिंग करना, उनकी कॉस्ट फाइंड आउट करना ईजी हो जाए। ठीक है, R9, assuming obligation on behalf of non-banking financial system. ठीक है, तो इसकी ऑब्लिगेशन भी करना। R10 is facilities to private limited companies. जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनके लिए भी एसबीपी ने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में कुछ फैसिलिटीज डिफाइन की है। R11 is payment of dividend. How to give dividend to the shareholders. ठीक है, तो इस चीज को भी उन्होंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया अपने R11 रूल्स में। ठीक है, R12 में उन्होंने मॉनिटरिंग को शो किया है, हाउ टू मॉनिटर द कमर्शियल बैंक्स और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड R13 इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सेट कर दिया है एसबीपी ने फॉर एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ देयर इज द अनदर वन इज G1, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। इसके बारे में जो है आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट है एसबीपी की तरफ से वो G1 के रेगुलेटरी अथॉरिटी में आपके पास मौजूद है। G2 इज डीलिंग विद डायरेक्टर्स, मेजर शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक फंड्स, बैंक्स। G2 में आपको बता दिया है कि किस तरह से डीलिंग होगी डायरेक्टर से, मेजर शेयर होल्डर से मीटिंग होगी और जो है एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक। ठीक है,
G3 is the contribution and donation of for charitable, social, educational and public welfare purpose. कि क्योंकि being a social benefits, you have to contribute, donate for the charitable, social or educational or public welfare or NGOs. तो इसके लिए भी FBPs ने जो है rules and regulations explain किए हैं. Then G4 is the credit rating. क्रेडिट रेटिंग का के बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको किस तरीके से जो है लोगों को लोन प्रोवाइड करना है, किस तरह से क्रेडिट रेटिंग चेक करनी है और आपके अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिट रेटिंग क्या है. ना M1 इज नो योर कस्टमर. आपको KYC चेक करनी है लोगों की जो आपके कस्टमर बन जाते हैं, अपने आपके बैंक्स में आते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, देन दे बिकम योर कस्टमर. सो यू मस्ट नो अबाउट योर कस्टमर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग एज वेल. फिर उसके बाद भी आपको टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स के बारे में जो है वो अपडेट रखना चाहिए. जब वो डिपॉजिट करवाने आते हैं या विड्रॉल करवाने आते हैं तो आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए. आपकी जो बैंक है आपका, उसका हेड ऑफिस इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है कि एक इंडिविजुअल जो सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी 50,000 रुपीज़ उसने अपनी मंथली लिखवाई थी ड्यूरिंग द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, और अब वो जो है उसकी अकाउंट में अमाउंट जो आ रही है वो 50,000 के बजाय 50 लाख रुपीज़ आ रही है और एवरी मंथ आ रही है. सो इट इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन. ठीक है. एंड द ब्रांच मस्ट ask from this customer about the incoming of that huge amount. और अगर वो कस्टमर जस्टिफाई कर देता है और वो रीज़न बता देता है तो यू जस्ट गैदर दी डॉक्यूमेंट्स बाय विच दिस ह्यूज अमाउंट इज कमिंग इन हिज अकाउंट. ठीक है. और अदरवाइज अगर वो नहीं जस्टिफाई कर पाता तो यू मस्ट क्लोज दिस पर्सन अकाउंट. ठीक है. M2 इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स. ठीक है. अच्छा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बेटा, क्योंकि आपको जैसा पता है कि हमारे यहाँ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेजर्स SBP ने दिए हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गई थी. तो अब ये है क्योंकि हमारा जो पर्पस है नो योर कस्टमर का वो भी इसी पे बेस करता है ताकि हम अपने कस्टमर को जानते रहें और उनकी जो भी मनी है वो लीगल है कि इलीगल है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते रहें. ठीक है. तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर्स जो है SBP ने हमें प्रोवाइड किए हैं. Now O1 is belong to the operations undertaking of cash payment outside and the banker's authorized place of business. ठीक है. बेटा देखिए, होता ये है कि आपके आप जब ब्रांच में होते हो तो ब्रांच में एक लिमिट होती है आपकी कैश की. ठीक है. आपके वॉल्ट की कुछ लिमिट होती है और आपको उस लिमिट को जो है वो मेंटेन करके रखना होता है. अदरवाइज क्या होता है, आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. O2 इज विंडो ड्रेसिंग. ठीक है. विंडो ड्रेसिंग मस्ट बी इम्प्रूव. O3 इज रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर ब्रांच अकाउंट एंड सेटलमेंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंट्रीज. समटाइम्स ऐसा होता है बेटा क्योंकि पूरे होल डे में इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं ब्रांचेस में कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप एंड ऑफ द डे टाइम जो है जब बैलेंस करने जाते हो तो आपका अकाउंट तो बैलेंस हो जाता है, बट you have to check your suspense account as well. There in every bank there is the suspense account पोर्शन, उसको भी आपको चेक करना पड़ता है. अगर उसमें कोई एंट्री है, उसमें कोई अमाउंट आई हुई जिसका आपको कुछ नहीं पता है या कोई ऐसी अमाउंट जो आपको नहीं पता है, आपको उसको जो है सस्पेंस अकाउंट में मूव कर देना होता है और अपने हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना होता है. ठीक है. O4 इज मेंटेनेंस ऑफ एसेट इन पाकिस्तान. ठीक है. O5 इज फॉरेन करेंसी डिपॉजिट अंडर FE 25 1998. ठीक है. Now the prudential regulations have been completed. I also would like to explain you about the Basel. Basel 1, Basel 2, Basel 3. It is very important in the examination point of view. It also came in your exam. So first one, Basel Accord. What is it? The Basel Accords are 3 series of banking regulations set by BCBS. The accords are designed to ensure that financial institutions have enough capital on accounts to meet obligation and absorb unexpected losses. ठीक है. बेटा एक्चुअली जो बेसल अकॉर्ड है वो इसलिए जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस था, ये लॉ था ये जो कि जो है या फिर एक इदारा कह लें जो कि बैंकिंग सिस्टम को जो है वो मॉनिटर करता था, उसकी कंट्रोलिंग देखता था. ठीक है. तो जब ये डिज़ाइन किया गया तो इसका बेसिक पर्पस ये था कि आपके पास आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इतना कैपिटल हो कि आप अपनी ऑब्लिगेशंस को जो है
और आपकी लाइबिलिटीज को और आपकी लॉसेस को आप बेयर कर सको, ठीक है, ऐसा ना हो बैंकरप्सी हो जाए, ठीक है। द लेटेस्ट रिकॉर्ड इज बेसल 3 विच वॉज एग्रीड इन नवंबर 2010, ठीक है। बेसल 3 जो था वो 2010 में जो है वो एक्सेप्ट हुआ था। बेसल 3 रिक्वायर्स बैंक टू हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉमन इक्विटी एंड अ मिनिमम लिक्विडिटी रेशियो। बेसल 3 में आपको बोला गया कि आपके पास कॉमन इक्विटी जो है वो कम से कम होनी चाहिए और आपकी लिक्विडिटी रेशियो भी कम से कम होना चाहिए। नाउ I will explain you each in detail. Basel 1. The first Basel Accord, known as Basel 1, was issued in 1988 and focused on the capital adequacy of the financial institutions. The capital adequacy risk, the risk that an unexpected loss will hurt a financial institutions. Categorize the assets of the financial institutions into 5 risk categories: 0%, 10%, 20%, 50%, and 100%. Under Basel I, banks that operate internationally are required to have a risk weight of 8% or less, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि आपके पास जो है कैपिटल की एडिकेसी होनी चाहिए, यू हैव द इनफ कैपिटल टू मीट योर लाइबिलिटीज एंड ऑल्सो द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। और इसके अलावा इन्होंने इसमें ये सेट कर दिया था कि आपको रिस्क का वेटेज बता दिया था कि यू मस्ट हैव द रिस्क ऑफ 8% और लेस देन 8%, ठीक है। Now in Basel II, the second Basel Accord called the Revised Capital Framework, but better known as Basel II, ठीक है। बेसल सेकेंड बेसल को जो है रिवाइज कैपिटल फ्रेमवर्क इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग हुई थी और इसको एक्चुअली जो है हम जो जानते हैं वो बेसल 2 के नाम से जानते हैं। Served as an update of the original accord. It focused on 3 main areas: minimum capital requirement, supervisory review of an institution capital adequacy, and internal assessment process, and the effective use of disclosure as a lever to strengthen market discipline and encourage sound banking practices, including supervisory review. Together, these areas of focus are known as the 3 pillars, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो बात की थी वो कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात की थी कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ठीक है। और फिर उस पर जो है सुपरवाइजरी होनी चाहिए, इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट होने चाहिए, लाइक ऑडिट वगैरह टाइप की चीज़ होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिट, ताकि ऐसा ना हो कि डायरेक्टली जब एसबीपी ऑडिट करता है तो उस वक्त जो है क्लेम ज़्यादा आए। तो इससे अच्छा है कि ऑलरेडी जो है हेड ऑफिस अपना इंटरनल ऑडिट करवाए, ठीक है। इसके अलावा जो है इफेक्टिव यूज ऑफ डिस्क्लोजर एज अ लिवर टू स्ट्रेंथन, ठीक है। डिस्क्लोजर होना चाहिए बहुत ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ताकि मार्केट डिसिप्लिन से आपके जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो जो है डिस्क्लोज हो सके। एंड इनकरेज साउंड बैंकिंग प्रैक्टिस इंक्लूडिंग सुपरवाइजरी रिव्यू, ठीक है। और अपने बैंकिंग प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया जाए इंक्लूडिंग द सुपरवाइजरी रिव्यू कि आपके बैंकिंग सिस्टम को एफिशिएंटली जो है एफिशिएंट वे में जो है कंसीडर किया जाए। Now, Basel III. In the wake of Lehman Brothers collapse of 2008 and the ensuing financial crisis, the BCB decide to update and strengthen the accord. जब लेमन ब्रदर्स के वक्त जो फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स हुई थी 2008 में और फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो दैट ऑन दैट टाइम देयर वाज आल्सो अ नीड टू अपडेट दिस Basel III, ठीक है, which named as Basel III, the BCB as considered poor governance and risk management. बीसीबी को पता चल गया था कि यहाँ पर पुअर गवर्नेंस चल रही है, रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं है, इनएप्रोप्रिएट इंसेंटिव स्ट्रक्चर है एंड एन ओवर लिवरेज बैंकिंग इंडस्ट्री है, यानी कि आपके पास आपके लिवरेजेस ज़्यादा हैं, डेट के रेशो ज़्यादा और उसका जो है आपके पास कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है इतना खास। फॉर दैट रीजन द मार्केट वॉज गोइंग टू बी कोलैप्स एंड फाइनली इट हैड बीन कोलैप्स्ड. So, in November 2010, an agreement was reached regarding the overall design of the capital and liquidity reform package. This agreement is known as Basel III. जब उन्हें पता चला आफ्टर लेमन ब्रदर्स कोलैप्स कि फाइनेंशियल क्राइसिस जब आ गए थे कि ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी जो भी वीकनेसेस थी वो उन्होंने नोट डाउन की एंड देन Basel III is a continuation of the 3 pillars along with additional requirement and safeguard. तो जो Basel II में हमारे पास 3 पिलर्स थे उसके साथ साथ उन्होंने डिफरेंट मल्टीपल जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो भी ऐड की. For example, Basel III requires banks to have a minimum amount of common equity and a minimum liquidity ratio.
Basel III also includes additional requirement for what the courts call systematically important banks, or those financial institutions that are considered too big to fail. The Basel Committee on Banking Supervision agreed on the term of Basel III in November 2010, and it was scheduled to be introduced from 2013 until 2015. Basel III implementation has been extended repeatedly, and the latest completion date is expected to be January 2022. तो ये इस पे जो वर्क है वो इन प्रोसेस है, और ये एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो कंप्लीशन है वो 2022 पे जो है आके एंड हो जाएगी, एंड देन वी विल सी दैट व्हाट विल बी द चेंजिंग इन द बैंकिंग सेक्टर. So it is done from my side. If you have any queries, so you can ask me in my WhatsApp number. Hopefully, inshallah ta'ala, we will meet in the next session with the next new topic. Take care. Allah Hafiz. Thank you so much.